प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को बहुत डिटेल में कवर किया। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, और ये दोनों पार्ट्स यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका समझना। जो लोग नहीं समझते जाहिर बात है उनके बहुत प्रॉब्लम होती है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि डिफरेंशिएशन से हमें मिलता क्या है, किसी भी ग्राफ का स्लोप, यानी अगर y वर्सेस x ग्राफ है तो उसका स्लोप मिलता है, और उस स्लोप का मीनिंग जो है फिजिक्स में वो बदलता जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी ग्राफ के किसी के बीच आपने ग्राफ ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि अगर ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ अगर है राइट, इसके स्लोप से मुझे क्या मिलता है, dx/dt क्या देगा मुझे, वेलोसिटी मिल जाता है। अगर ये स्लोप, अगर ये ग्राफ vt ग्राफ है, सब हमारे पास है डिटेल में, इसके स्लोप से क्या मिलता है, एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो क्या है कि ये सारा ग्राफ का जो आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन देता स्लोप ही है। ये अलग बात है कि उस स्लोप का मीनिंग फिजिक्स में बदलता जाता है, उसका जो नेम है, जाहिर बात है कि अगर ग्राफ पोजीशन टाइम होगा तो इसका स्लोप वेलोसिटी कहलाता है। अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच का है तो उसका स्लोप एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम का है तो उसका स्लोप जर्क कहलाता है। अगर ग्राफ मोमेंटम टाइम का है तो उसका स्लोप फोर्स देगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था डिफरेंशिएशन, हम लोग समझ लें कि डिफरेंशिएशन से कई चीजें हमें मिली है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, फोर्स, पावर, ये सारी चीजें मिलती हैं। कई चीजें पढ़ेंगे कि डिफरेंट ग्राफ के स्लोप से हमें क्या क्या मिलता है। तो एनीवेज ये क्लियर हो गए थे कि डिफरेंशिएशन से मुझे स्लोप मिलता है और स्लोप के मीनिंग्स फिजिक्स में डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ ये चेंज होता रहता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इंटीग्रेशन जो है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। यानी इसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर मुझे मिलता है, अगर उस आंसर को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो फिर मैं उस फंक्शन पे चलाऊंगा जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था। राइट, दैट मीन्स कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उस जो डिफरेंशिएटेड आया फंक्शन उसका इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर दी रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। समझिए सर, अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऐसे हो y वर्सेस x और वो ग्राफ सिंपली ये हो स्ट्रेट लाइन, अगर मुझे कहा जाए कि इसके अंदर का एरिया निकाल लीजिए आप, ये पार्ट मैं x1 से x2 कर दूं सपोज कर लीजिए, और ये हाइट आप मान लीजिए y है, कह सकते हैं। तो इसका एरिया कितना आएगा, अगर ये मुझे ये एरिया निकालना हो तो इट्स वेरी इजी। ये ऑब्वियसली आपका रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर जो भी बनेगा तो उसके हिसाब से क्या लिखेगा, ये वैल्यू यानी दिस इज x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ से क्या होगा, दिस इज x2 माइनस x1, और ये हाइट है y। तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है, विच इज इक्वल टू y इंटू x2 माइनस x1। क्लियर। इसी हिसाब से अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये ग्राफ कुछ ऐसा है लाइक दिस, और इसके नीचे का एरिया निकालना, यानी सपोज करिए कि ये x तक गया और ये हाइट उसकी जो है वो y, और मुझे ये एरिया चाहिए। ये एरिया भी निकालना बड़ा आसान है। इसका एरिया भी क्या होगा बताओ, दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ, ट्रायंगल है, दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है, तो हाफ बेस हो गया x और हाइट हो गया 10। क्लियर। तो जो ग्राफ का शेप अगर वेल नोन है, जैसे जिसका मुझे अगर मालूम है, जैसे ट्रायंगल अगर आ जाए या स्क्वायर आ जाए या रेक्टेंगल आ जाए या ट्रेपीजियम आ जाता है, तो इसका एरिया तो हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो लाइक दिस, ठीक है ना, एंड नाउ दिस इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, और मुझे कहा जाए कि जरा ये इसका यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एरिया है वो आप निकालिए, यानी ये वैल्यू x1, ये वैल्यू x2, और मुझे ये पूरा एरिया चाहिए, दिस होल एरिया इज रिक्वायर्ड। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। y का फंक्शन कोई भी हो सकता है, मान लीजिए y के मैं दे दूं, सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या e पावर x या log x, कुछ भी हो सकता है। यू हैव वेरियस फंक्शंस विथ यू, आपके पास इनफाइनाइट फंक्शंस हैं, तो कोई भी टिपिकल फंक्शन दे करके आपसे पूछ सकता है कि जरा इसका एरिया निकालिए, कुछ बाउंड्री दे देगा, या हो सकता है जस्ट बोले कि उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल के मुझे बताइए। तो इसके एरिया को निकालने का ये सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ही आपको देगा
जो रिक्वायर्ड एरिया है ये इंटीग्रेशन से ही आप निकाल पाएंगे। तो अब अगर समझ ऐसे कहा जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि भाई हम जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, तो आप बोलोगे फ्लैटली कि स्लोप मिलता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन गिव्स यू स्लोप, और उस स्लोप का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके फिजिक्स में क्या क्या मिलता है। उस स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जर्क मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, कई सारी चीज़ें। डिफरेंट ग्राफ के स्लोप को आप निकालते जाइए, मीनिंग उसका बदलता करा जाता है, लेकिन रहता है वो स्लोप ही। इसी तरह से इंटीग्रेशन में क्या कहेंगे, आपसे कोई पूछा कि भाई इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलता है, तो इंटीग्रेशन से आपको मिलता तो एरिया है, लेकिन उस एरिया का मीनिंग भी फिजिक्स में जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो डिफरेंट ग्राफ के हिसाब से मीनिंग उसकी बदलती जाएगी। वो एरिया अलग अलग चीज़ देगी, जैसे स्लोप हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क वगैरह दे रहा था, उसी हिसाब से एरिया भी मुझे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेस, ये पोजीशन, इस तरह की चीज़ें वो देगा एरिया में। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहली बात तो ये कि अगर इसका एरिया निकालना है तो देखो एक मेथड क्या है आप समझ लो। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे कि पहले एक बहुत छोटा छोटा स्ट्रिप बना लीजिए। सपोज के लीजिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने ऐसे लिया, इसका थिकनेस मैं ले रहा हूँ dx। dx क्या होगा, dx वेरी स्मॉल थिकनेस, और ये हाइट में ले रहा हूँ y1, ठीक है। इस तरह से आगे भी आप स्ट्रिप लोगे, है ना, इसका भी थिकनेस आप dx ले लो, ऑब्वियसली हाइट बदल गया तो यहाँ y2 लेंगे। इस तरह से आपके पास बहुत सारे स्ट्रिप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका भी थिकनेस dx और ये हाइट आप क्या ले लो y3 लाइकवाइज। और इन सारे स्ट्रिप्स के एरिया को जब हम जोड़ देंगे तब जाकर के मुझे उस पूरे ग्राफ के नीचे का एरिया मिलेगा। यानी अगर मुझे पूरा एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे आप कि आप जस्ट y1 dx प्लस y2 dx इस तरह से आप लिखेंगे, और जितने सारे यानी सारा आपको कवर कर लेना पूरा। तो छोटे 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 स्ट्रिप्स आप ड्रॉ करते जाओगे, और ऑब्वियसली स्ट्रिप्स का नंबर जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर होगा। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखोगे y i dx i इज इक्वल टू 1 to n। इस ग्राफ में जो हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, जरा समझिएगा। मेरा ग्राफ कुछ ऐसे, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई स्ट्रिप लिया ऐसे, एक स्ट्रिप से दिखा दूं क्लियरली ताकि समझ में आ जाए। ये थिकनेस आपने ds लिया और हाइट आप ये ले रहे हैं, दिस इज y सपोज कर लीजिए, या y1 मान लिया आपने, y1 ही मान लेता। तो इसका जो एरिया आपने y1 dx लिखा है, जिसको आप a1 कह सकते हो, यानी पहले स्ट्रिप का एरिया, राइट। वो एरिया एक्चुअली आपको कहां से कहां तक मिला, वो एरिया कुछ ऐसा मिल रहा है। इसमें आप देखो गौर से, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये और ये कर्व से जो वाला ये वाला पोर्शन, ये मिसिंग है, ये एरिया उसमें नहीं काउंट हो रहा है। बिकॉज आपने जो फॉर्मूला लगाया वो क्या है, ये फॉर्मूला रेक्टेंगल का है, और ऑब्वियसली अगर आप शेप देखोगे ये रेक्टेंगल तो है नहीं, ये पूरा ये कुछ अजीब सा शेप। तो जितना भी मैं स्ट्रिप ले रहा हूं उसमें इस तरह का छोटा 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 एरिया क्या है, ये मिसिंग है। इसी एरिया को इंक्लूड करने के लिए, यानी ये एरिया तो आप निकाल ही रहे हो, लेकिन साथ साथ इस एरिया को जो आप मिस कर रहे थे, इन सारे छोटे छोटे एरिया को इंक्लूड करोगे तब जाके ना पूरा एरिया निकलेगा। और इसी के लिए वो इंटीग्रेशन प्रोसेस को लाया जाता है। तो अब आप जब पूरा एरिया निकालोगे तो उसको लिखोगे कैसे आप, दिस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू ये प्रोसेस इंटीग्रेशन। ये बेसिकली ये क्या है, ये समेशन का साइन होता है। क्या है ये, दिस इज समेशन, है कि नहीं। समेशन के लिए बहुत सारे एस भी यूज करते हैं, एस इज समेशन। इसी एस का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, जिसको आप इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। एस को आप बड़ा कर दो, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो बेसिकली इंटीग्रेशन भी एक तरह का सम है, इट इज ऑल्सो दिस समेशन। लेकिन इस समेशन में हुआ क्या है कि आप सबसे पहला काम क्या करते हो, dx की वैल्यू को इट टेंड्स टू 0, बिकॉज जितना बड़ा कीजिएगा ये उतना बड़ा एरिया यहाँ छूटता चला जाएगा। तो आपको ये स्ट्रिप बहुत ही छोटा छोटा लेना है, इतना छोटा कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। तो वैसे केस में ये पूरा ये वाला पोर्शन रिड्यूस होकर किस में आ जाता है, इंटीग्रेशन में। तो यहां मैं अब लिखूंगा दिस इज सिंपली y dx। अब ये है इंटीग्रेशन। अब इसमें जाहिर बात है कि आपको जो एरिया कवर करना होता है, जैसे मैंने इसमें क्या दिया था आपको, एरिया निकाला था इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के इस एंड पॉइंट तक। स्टार्टिंग पॉइंट था x1 और एंड पॉइंट था x2, यानी x1 से पहले का एरिया मुझे नहीं चाहिए था और x2 के बाद का एरिया मुझे नहीं चाहिए था। तो ये जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट्स। यानी एरिया जो आप निकालोगे तो आपको एरिया कहां से कहां तक चाहिए, तो इसके लिए यहाँ कुछ लिमिट दिया जाता है। जैसे इसके में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा x1, और इस x1 का नाम है लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट, और कहां तक निकालना है, जो हायर लिमिट है जिसको आप x2 लिखोगे, इसका कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो कुछ केसेस में ये दिया हुआ नहीं रहेगा तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सिर्फ y dx निकालिए, इसमें लिमिट्स नहीं है, तो लिमिट्स नहीं होने की वजह से ये कहलाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन जैसे इसमें आप लिमिट दे दीजिएगा, जैसे यहां हमने लिमिट दे रखा है, तो अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इसमें इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, लेकिन इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा कि पीछे मुझे पता नहीं कहां तक जाएगा और आगे भी कहां तक जाएगा मुझे नहीं पता, तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यानी उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड किया जाता है, वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा अल्टीमेटली इसी पे, तो दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल। और इनडेफिनिट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है, मैं बताऊंगा अभी सब कुछ। तो ये समझ में आ गया, यानी इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलता है ये क्लियर हो गया। इट गिव्स अस एरिया, डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप एंड इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया। अब फिजिक्स में उस एरिया का मीनिंग बदलता जाएगा, तो वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब जाहिर बात है कि जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कई फॉर्मूला लिखा था, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना नहीं है, वी आर गोइंग टू जस्ट यूज दोस फॉर्मूला इन फिजिक्स। इस तरह से इंटीग्रेशन का भी कई सारा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, उसे मुझे यूज करना है, मुझे डिराइव नहीं करना कि अगर y अगर x पावर n होगा तब इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या आने जा रहा है, y अगर e पावर x होगा तब इसका इंटीग्रेशन क्या आने जा रहा है, मुझे इसको डिराइव नहीं करना है। मैं जस्ट इसका फॉर्मूला लिखूंगा जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में लिखा था, आपको उसे याद कर लेना है और उसे यूज करना है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में, दैट्स इट। तो एनीवेज ये फिनिश हो गया, मतलब कि इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, इसे मैं मिटा दूं। देखिए उस इंटीग्रेशन से मुझे मिलता क्या है, ये खूब ध्यान समझिएगा कि ताकि फिर मैं फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और लोग कर ले जाते हैं। तो पहले आप समझिए कि मैं इधर लिखा रहा हूँ मैथ्स और इधर फिजिक्स, ताकि वो आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाए, क्लियर। तो देखिए होगा क्या कि जैसे इस केस में सपोज कर लीजिए हमारे पास कुछ कर्व ऐसा है y वर्सेस x, और ये कुछ ग्राफ है जिसका फंक्शन दे रखा है y इज ए फंक्शन ऑफ x, राइट। मुझे ये एरिया चाहिए, सपोज ये वाला x1 से x2, तो इसका एरिया आप निकालो कैसे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, है ना, y का जो फंक्शन दिया होगा वो लिख लेंगे आप यहाँ पे, और आप दे देंगे लिमिट, यानी कहां से कहां तक करना है, x1 से x2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हो गया एरिया। यही चीज अगर मैं फिजिक्स में यूज करूंगा तो क्या होगा जरा देखिएगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सपोज, ठीक है। इसमें कुछ ग्राफ ऐसे दे रखा है एंड दिस इज v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें मुझे लिमिट दिया गया है कि भाई आप इसका एरिया निकालिए और बताइए कि वो एरिया देगा क्या आपको, दिस इज t1 से t2 और मुझे ये एरिया निकालना है। तो जस्ट फॉलो दिस मेथड। मैथ्स में तो कंसेप्ट आपको मिलता है, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में स्लोप तो वैसे ही लिखा था जैसे मैथमेटिक्स में बताया गया था मुझे dy/dx, खाली जैसे से ये चीज़ बदलती थी उसको मैं यूज़ कर लेता था। अब देखो मैं यहाँ लिखूंगा इसकी, यहाँ भी एरिया ही निकालना मुझे, राइट। इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन में दूंगा, यहाँ y और x का ग्राफ था तो मैंने लिखा था y dx, यहाँ v और t का ग्राफ है तो मैं लिखूंगा v dt। dx याद रखिएगा, dx छोटा छोटा जो स्ट्रिप होता था, तो यहाँ वो छोटा स्ट्रिप क्या आएगा, dt dt आएगा, dt इंटू वी, dt इंटू वी। यहाँ क्या आ रहा था, dx इंटू वाई, है ना। मैं जस्ट दिखा दूँ ताकि याद आ जाए आपको। इसमें क्या हम जो स्ट्रिप ले रहे थे तो ये dx था और ये y था, ये था ना। इसी को मुझे सम अप करना पड़ा, यानी है क्या बेसिकली, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए आप, उसका एरिया लिखे पहले y dx, तो ये y dx एरिया जो है वो क्या है, वो सिर्फ इस स्ट्रिप का है। लेकिन ऐसा ऐसा स्ट्रिप तो बहुत सारा आएगा ना, उन सारे स्ट्रिप्स को मुझे ऐड करना है, तो उसी ऐड के लिए फिर ये साइन दिया जाता है, यानी आप सारे स्ट्रिप्स को ऐड करो। तो ये समेशन है, ये एडिशन है, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, सम करना, जोड़ना। तो मुझे इन सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स को जोड़ना है, तो मैंने एक स्ट्रिप का लिखा और फिर ये साइन दीजिएगा, भाई ऐसा ऐसा स्ट्रिप बहुत सारा आएगा। अच्छा वो कहाँ से कहाँ तक लेना, फिर वो लिमिट पुट कर देंगे, भाई वो लिमिट x1 से पीछे नहीं जाना है और x2 से आगे नहीं जाना है, तो लिमिट हो गया x1 टू x2। यही काम यहाँ करना है। तो यहाँ तो एरिया कैसे लिया था, भाई इस एक्सिस पे x था तो ds लिया, छोटा सा एरिया। स्मॉल के लिए ds साइन यूज करते हैं, dx dy इस तरह से। तो स्मॉल लेंथ था तो dx था और हाइट थी y, इसमें y जा रहे थे। यहाँ क्या होगा बताओ, यही स्ट्रिप अगर मैं यहाँ लूंगा
तो क्या लिखूंगा, इस साइड आपका क्या है टाइम एक्स है तो ध्यान देना होगा dt, और इसमें क्या है v है, ये हाइट क्या हो जाएगा v। एकदम आसान है। तो इस स्ट्रिप का एरिया जब आप लिखोगे छोटे से स्ट्रिप का तो क्या आएगा, दिस इज dt इंटू वी, यानी v इंटू dt। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप्स आएगा यहाँ से यहाँ तक में, तो आप उसके लिए सम करोगे, दिस इज इंटीग्रेशन। फिर उसने हमको लिमिट दिया कि भाई t1 से पहले नहीं जाइए, t2 से आगे मत जाइए, तो लिमिट भी पुट कर दी भाई t1 से t2। तो ये तो हमने जस्ट मैथमेटिक्स के इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये जो इसमें मेथड दिया गया था उसके हिसाब से मैंने लिख दिया कि भाई ये एरिया निकालने का ये तरीका है और ये फॉर्मूला। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो फॉर्मूला क्या क्या आता है, बट स्टिल अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ है कि ये आखिर देता क्या है। डिफरेंशिएशन में तो फौरन मालूम हो जाता है कि भाई ds बाई dt लिखते थे, मुझे मालूम था ds बाई dt वेलोसिटी होता है, लेकिन अभी तक ये मुझे नहीं मालूम है कि ये देगा क्या मुझे। ये अगर हम निकाल लेते हैं एरिया, अगर मैंने इसका एरिया अगर निकाल लिया तो मुझे मिला क्या। तो अब उसको आगे समझिए। उसके लिए क्या होगा कि आपको जो डेफिनेशन हमने लिखाया था v का, उसको समझिए। अगर पार्टिकल x में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी जो होती है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, v बराबर ds बाई dt पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहां से, बल्कि ये याद रखिएगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा स्लोप से निकलेगा, है ना। वो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आप ड्रॉ करोगे इंस्टेंटेनियस स्लोप, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। अब आगे बढ़ो, देखो क्या होने जा रहा है। मैं इस dt को इधर ले आता हूं, दिस इज v dt, और इस साइड क्या है ये dx, राइट। अब इसको मैं जब ऐसे यूज करूंगा तो लेफ्ट साइड देखिए वही चीज आ रही है। सपोज कर लीजिए कि t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x1 और t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x2 है, तो ये चीज एग्जैक्टली यहां मैच कर गया, v dt t1 टू t2 t1 टू t2। ये तो है, तो एरिया ही, एरिया हमने निकाल लिया। लेकिन यहां ये बता रहा है कि एरिया से आपको मिला क्या। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और यही चीज क्या कहलाती है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर मैं निकाल लूं इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो उस केस में जो एरिया की वैल्यू आएगी वो एक्चुअली है क्या, वो उससे मुझे क्या मिला, तो ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो आप निकालोगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट वैल्यू इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंटरवल। t1 से t2 में जो डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल ने अटेन किया होगा या अचीव किया होगा, वो डिस्प्लेसमेंट देता है ये एरिया। अब यही मैं अगर इसको a dt कर दूंगा तो वो कुछ और देगा, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे वन बाय वन, राइट। इसे मैं मिटा दूं, एक बार तो क्लियर हो गई, कम से कम एक यूज तो आपको समझ में आया कि अच्छा एरिया से फिजिक्स में चीजें कुछ मिलती हैं। जैसे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा तो उसका एरिया अगर मैं निकाल लूंगा तो वो एरिया बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है। यानी द एरिया under velocity time graphs in a certain time interval gives the displacement of that particle in that given interval। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो कुछ रिलेशन मैं निकालने जा रहा हूँ कि कैसे आप यूज करोगे फॉर्मूला सीधा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा था, वैसे मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। पहले आप उसको नोट डाउन कर लेना, उसे याद कर लेना, तब जाके मैं उसे यूज करूंगा बेसिकली। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर y की वैल्यू x पावर n है, देन या इसको ऐसे लिखो कि इंटीग्रेशन x पावर n dx। मैं अभी सारा का सारा इंटीग्रेशन जो लिखाऊंगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रल में लिखाऊंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और प्लस यहाँ पे एक c लिखा जाता है। c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि उसमें ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं ना है कि वैल्यू आपकी फिक्स्ड आएगी, तो यहाँ एक अलग से कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है कि भाई जब आप यहाँ लिमिट्स पुट करोगे तो फिर ये c गायब होगी, यूनिक कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ ये नहीं दिया है लिमिट्स, तो बेसिकली इट इज कॉल्ड दी इनडेफिनिट इंटीग्रल, और उसमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दिया जाए कि भाई देखिए ये डिफरेंट वैल्यू नहीं है, इसमें वो कांस्टेंट आएगा कुछ, वो कितना आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू। अगर आप दोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो एनीवेज ये फॉर्मूला नंबर 1 है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा x स्क्वायर dx की वैल्यू बताओ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन करो मैं, इसके हिसाब से बताओ कितना होगा। x पावर यहाँ n dx है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ x का पावर 2 है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, यानी आंसर हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस c, राइट।
इसी में आपसे कोई बोलेगा जरा ये बताओ कि भाई रूट एक्स डी एक्स क्या होगा। तो रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ, इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स का पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है पावर में। तो ये वैल्यू आ जाएगी ये कितना 3/2, यानी ये हो जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2। इसको सॉल्व करो तो नीचे 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 एक्स का पावर 3/2। तो इस तरह से आप बहुत से वैल्यू लिख सकते हैं। यानी आपको कोई कहेगा भाई एक्स पावर -3 dx। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें n की वैल्यू जो होना चाहिए शुड नॉट बी इक्वल टू -1। उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। ऑब्वियस है कि अगर n की वैल्यू -1 कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फिर ये डिफाइंड नहीं रहा। तो अगर n की वैल्यू -1 होगी तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा। लेकिन अगर माइनस के अलावा कोई भी वैल्यू होगी पावर में तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये -3 है, इसके लिए क्या होगा देखो, एक्स का पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस c। क्लियर? दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ये कितना आएगा, एक्स पावर -2 बाई -2 प्लस c। आप इसको जैसे फॉर्म में लिखना चाहो लिख दो, दिस इज इक्वल टू -1 बाई, अब एक्स का पावर -2 ऊपर नीचे तो नीचे जाके स्क्वायर हो जाएगा, so this is x square plus c -1/2 x square plus c। so this is the formula, ये इसका था फॉर्मूला नंबर 1 का। अब आइए 2-3 लगातार में लिखा दूं। अगर n की वैल्यू -1 होती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा x का पावर -1, x पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x dx है ना। इसके लिए फॉर्मूला अलग है, इसके लिए होता है log x plus c, log x 1/x dx से क्या होता है log x। थर्ड फॉर्मूला लिखिए e पावर x dx, ये हो जाएगा e पावर x प्लस c। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इंटीग्रेशन sin x dx, ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, cos x dx ये हो जाएगा sin x प्लस c, sec स्क्वायर x dx ये हो जाएगा tan x प्लस c, cosec स्क्वायर x dx ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। आप कह रहे होंगे कि साइन को के पास आप sec स्क्वायर कैसे आएगा, उसका रीजन है tan x का अलग आएगा जो आपको अभी जरूरत नहीं जानने की। ये मैं जस्ट वैसे दिखा रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ देखिएगा कि मैंने जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है मैं सिर्फ उसी फंक्शन को लिख रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख रहा हूँ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, वही देखिए लिखा मैंने sec स्क्वायर x ds का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। तो इट्स क्वाइट इजी। उसी तरह से यहाँ देखिए sin x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है cos x, या cos x का sin x का इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ये sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। एकदम क्लियर है, एक एक चीज समझ में आ जाना चाहिए। मैं फिर से बोलूँ, देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ऐसे जा रहे हैं तो cos x, इधर से जब आएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, राइट। इस तरह से देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, दैट मीन्स माइनस sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x, माइनस sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x। तो साइन को तो आप इधर कर सकते हैं ना, तो इधर का साइन कर दीजिए, फिनिश, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कंसेप्ट, याद रखिएगा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा उसको इंटीग्रेट करो तो आप वापस में आ जाओगे, डिफरेंशिएशन राइट इंटीग्रेशन लेफ्ट, ऐसे वही मैं कर रहा हूँ। e पावर x का आपको याद होगा कि e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x ही होता था, तो उसका इंटीग्रेशन भी पावर x ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है मैं इसीलिए उसको लिखा रहा हूँ। एक और लिखो sec x tan x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c, एंड द लास्ट वन एक और लिखा देता हूँ cosec x cot x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c, माइनस cosec x। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जैसे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन,
यानी अगर सम और डिफरेंस बल्कि यहाँ आप कर लो, एक को प्लस किया तो यहाँ माइनस भी कर लीजिए। यानी अगर कोई फंक्शन कुछ टर्म्स का सम है, यानी किसी फंक्शन में अगर कई टर्म्स हैं प्लस माइनस के साथ, तो उसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसका बड़ा आसान है, अब अलग अलग टर्म्स को इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर उसको एज इट इज साइन के साथ, जो साइन यहाँ है उसको यूज़ करके लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँ तो इसका असल में करना क्या देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, एक्स क्यूब प्लस 1/x dx। क्लियर है। यहाँ अगर लिखना तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज cos x प्लस e पावर x माइनस रूट x dx। इसे इंटीग्रेट करना है और ऑब्वियसली चूंकि इसमें लोअर और अपर लिमिट्स नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रल, यानी इसके आंसर में आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होगा, राइट। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। यानी आप पहले निकाल लीजिए एक्स क्यूब डी एक्स, एक इंटीग्रेशन ये हो गया, प्लस 1/x dx। इस तरह से जितने भी टर्म्स होंगे आप उसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। और अब ये बड़ा आसान है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो, अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग कर करके जो साइन दे रखा है उसको यूज़ करके लिख दीजिए। तो दिस इज cos x dx, इसका हो गया, इंटीग्रेशन करना होगा, फिर आ जाएगा e पावर x dx एंड देन यू हैव रूट x dx। क्लियर। तो अब आप देखिए इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर x पावर n dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x पावर n प्लस 1/n+1। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल तो प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस हिसाब से यहाँ लिखिए, यहाँ x पावर n था तो x पावर n+1/n+1, यहाँ x पावर 3 है तो दिस विल बी इक्वल टू x पावर 4/4, n+1 यानी 3+1 4 हो जाएगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन जस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने सारा लिस्ट आपको दे रखा था, उसको यूज़ कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ mod x। ये हो गया, इंटीग्रेशन फिनिश हो गया। अब आप एक अपनी तरफ से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दीजिए या ऐड करके वहाँ रख दीजिए। दिस इज जस्ट बिकॉज दिस इंटीग्रेशन इज इनडिफरेंट इंटीग्रल, यानी इसमें लोअर और अपर लिमिट्स दिया हुआ नहीं है, तो आपको ये सी आपको एडिशनली लिखना पड़ेगा। और अगर ये लिमिट्स दिया हुआ होता तो फिर मैं वैल्यूज पुट करता, लोअर लिमिट अपर लिमिट का, उस हिसाब से फिर ये वैल्यू हट जाती, ये सी हट जाता, कुछ और वैल्यू आती है यहाँ पे। इसी हिसाब से आप इसका निकालिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैंने बहुत लिखा है अच्छी तरह से, आपको याद होगा शायद, कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, उसका उल्टा ये रिवर्स प्रोसेस से इंटीग्रेशन निकालिएगा तो cos x का हो जाएगा sin x। ये है, याद रखिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। यहाँ cos x का इंटीग्रेशन निकालना मुझे, तो दिस इज सिंपली sin x, राइट। प्लस e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x होता है, तो ऑब्वियसली उसका इंटीग्रेशन भी e पावर x ही होगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, उधर से e पावर x किधर आएगा तो इंटीग्रेशन भी e पावर x होगा। तो दिस इज सिंपली e पावर x माइनस, अब रूट x का निकालना, तो रूट x के लिए आप अलग से कर लीजिए, मैं यहाँ बल्कि कर देता हूँ, ठीक है। देखिए समझिएगा, रूट x का मतलब हुआ x का पावर हाफ, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है ds के टर्म में, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इसी फॉर्मूले पे x का पावर यहाँ n है, वहाँ n की जगह हाफ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x का पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1। तो नीचे आ जाएगा 3/2, 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2/3 x का पावर 3/2। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, फिर अपनी तरफ से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए, तो दिस इज द आंसर। तो अगर इंटीग्रेशन में सम और डिफरेंस है, यानी टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस साइन है, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। आप अलग अलग टर्म्स का निकाल दीजिए और एज इट इज़ उसको लिख दीजिए, हर टर्म्स के नीचे उसका इंटीग्रेशन लिखिए, फिर प्लस साइन जो भी साइन यहाँ दे रखा होगा आप उसको एज इट इज़ पुट करेंगे, फिर आगे इस तरह से आप सारे फंक्शन का निकाल सकते हैं, यानी एक फंक्शन में जितने भी टर्म्स हैं। तो दिस वाज वेरी इजी। तो ये तो था सम एंड डिफरेंस ऑफ टर्म्स, राइट। अगर प्रोडक्ट होगा दो फंक्शन का तो उसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब मुझे पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हालांकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ ये नहीं होता है अभी आप लोगों के लेवल पे, आगे तो खैर यूज़ होता ही है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास कुछ इस तरह का रहेगा और आपसे कहा जाए कि तरफ y dx निकाली, दैट मीन्स u इंटू वी डी एक्स,
तो ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी u एक फंक्शन होगा, वो चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो, और v भी अलग फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग जनरली करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा ये, फिर भी सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का हो केस, x इंटू साइन एक्स दिस होल dx, और कहा जाए कि इसको अगर आप इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन निकालना है इसका। तो अब देखिए ये जो फंक्शन है आपका, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, राइट, एंड दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब इसमें करते क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, कि अगर आपको कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हो, जैसे इसको आप इसको u को फर्स्ट मान लो, फर्स्ट, और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करो, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, तो देखो क्या आएगा, दिस इज फर्स्ट यानी u इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ऑफ, दैट मीन्स v dx। तो ये एक मेथड है, जाहिर सी बात है कि मैं इसे प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को जो मैं जस्ट फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स वालों को पढ़ना है ये सब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस हैं, तो उन्हें सब कुछ पढ़ना है। लेकिन आपको कम से कम इतना याद रख लीजिए, हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इस फॉर्मेट में बहुत कम यूज़ होता है आप लोगों के लेवल पे, जेई मेंस और एडवांस के लेवल पे, इवन एडवांस में भी इसका यूज़ नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन चूंकि मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, तो आप इसको याद रखिएगा, दिस इज फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स, लास्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। तो ये कंप्लीट एक मेथड है। लेकिन अब मुझे एक चीज़ यहाँ समझनी होगी कि इन दो फंक्शंस में से, जैसे यहाँ एक्स और साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसमें आसानी के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं कि इन दोनों में से किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, रैंडमली हम चूज नहीं कर सकते हैं। तो एक मेथड है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज आईलेट, ये एक्रोनिम है, यानी कुछ वर्ड्स हैं सारे रिलेटेड के लिए। आई का मतलब हो जाएगा इनवर्स फंक्शन, माना जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, उसी ऑर्डर में आपको फर्स्ट और सेकंड मानना है। जाहिर बात है कि इनमें से कोई दो फंक्शन दिया हुआ होगा, तो अगर इनवर्स और लॉगरिथमिक है दो फंक्शन, तो पहले आप इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथमिक को सेकंड मानेंगे। लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। इस तरह से, जैसे अब यहाँ अगर आप चूज़ करना है, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो जाहिर है कि इस ऑर्डर में पहले अलजेब्रिक आ रहा है, तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, और इसको फिर आपको सेकंड मानना होगा, और फिर एज इट इज जो यहाँ मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो एनीवे इनवर्स हो गया, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, राइट, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट, एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स एक्सेट्रा जो आता है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको चूज कर लेना है, यानी आप देखिए मैंने बता रखा है कि जैसे ये अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसमें मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिया था। हो सकता है कि ये इस फॉर्म में लिखा हो, साइन एक्स पहले लिख दे और फिर एक्स बाद में लिखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है। लेकिन हम फर्स्ट किसको मानेंगे, जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ है। जाहिर देखिए अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा, तो अलजेब्रिक को हमेशा फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या कहेंगे हम, सेकंड फंक्शन। तो इसके बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आने जा रहा है। बेसिकली करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज पहले बाहर लिख लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है, एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड कौन सा है, साइन एक्स एंड डी एक्स, राइट। आप देखिए तो जरा फॉलो कीजिए, ये समझ में आ गया यहाँ तक। मैंने इसको फर्स्ट माना, सिर्फ सेकंड माना। नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस। इसमें क्या था
कि फर्स्ट फंक्शन को पहले आप उतार लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, यू जस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इसको इंटीग्रेट आप करो तो कितना आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, माइनस, यहाँ माइनस हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल का साइन दे दिया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। जो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो एस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, यहाँ 1 लिखिए, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, वो भी लिखिए माइनस कॉस एक्स, एंड दिस डी एक्स, ये होगी, यही फॉर्मेट में सब कुछ है। अब आ गया ये, तो दिस इज माइनस कॉस एक्स, कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स, और दिस इज प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। क्लियर है, बोल गया। दिस इज माइनस माइनस प्लस, अंदर बचा था cos x dx का इंटीग्रेशन निकाला था, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सीधा सीधा, और ये हो गया माइनस एक्स cos x। तो आंसर कितना आ गया आपका, और प्लस सी कर लेंगे आप, sin x, पहले मैं प्लस साइन वाले को लिख दे रहा हूँ, sin x माइनस एक्स cos x एंड प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था, और दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, और इसमें इस चीज़ को फॉलो करते हैं, याद रखिएगा ये रूल जो है, आई लेट इनवर्स लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को उसी ऑर्डर में लिखते हैं जैसे ऑर्डर में लिखा हुआ है। दो, इसमें से कोई भी दो फंक्शन हो तो जो पहले वाला, जो पहले जो आता है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे, और फिर इसी पे आपको, इसी मेथड पे उसको सॉल्व कर देना है। तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। अब देखिए एक और मेथड है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी आपको इसमें जो सॉल्व करने के लिए कुछ फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, कुछ और मान लेंगे, उसके बाद ही फिर वो सॉल्व होता है। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह के केसेस में सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे ये एक फंक्शन है, ये ना सम ऑफ द फंक्शंस है, ना डिफरेंस है, ना ही प्रोडक्ट है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं आप कि ये डिवीजन वाला आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन बाई सेकंड फंक्शन, ये डिवीजन का फॉर्मेट। तो इस केस में हमको करना क्या होता है देखिए सपोज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, खूब ध्यान समझिएगा। इसमें मैं इस पूरे फंक्शन को, क्योंकि इसका एज इट इज डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, वैसे कुछ केसेस में फॉर्मूला भी मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं मिलने जा रहा, तो आपको सब्स्टिट्यूट करके कुछ इसको आसान बनाना होता है ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। असल में हम इंटीग्रेट कब कर पाएंगे, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं। तो मेन टास्क क्या होता है इंटीग्रेशन में कि आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा उसे चाहे सब्स्टिट्यूट कर करके या किसी भी तरह से आप उसे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाइए जिसका फॉर्मूला या जिसका रिजल्ट आपको मालूम है पहले से। तो पूरा का पूरा जो एफर्ट होता है वो यही होता है कि हम गिवन फंक्शन को, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, या हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, है ना, एक्स पावर एन डी एक्स हो गया, ई पावर एक्स डी एक्स है, तो कोई मैंने लिखा रखा है आपको, कुछ उससे भी कुछ और ज़्यादा भी हैं, 8-10 और हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर कुछ फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो अल्टीमेटली टास्क यही होता है कि हम उसे रिड्यूस करके या सब्स्टिट्यूट करके या किसी भी तरह से उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए ताकि उसका रिजल्ट हम आसानी से लिख सकें। तो यहाँ मेरा काम वही है। ये देखिए, इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट स्टिल आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में और रिड्यूस करके ताकि जो हमारे पास वेल नोन रिलेशन है वहाँ तक आ जाए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे फंक्शन को यानी 1 + x² को एज्यूम करिए मैं इसे z मान लेता हूँ। z मान लिया हमने। अब जब हमने इसको z माना है तो अल्टीमेटली मुझे ये पूरा x वाला जो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है ना, उसको पूरे को z में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे होगा, जब हमने इसको z मान लिया तो अब ज़रा दोनों साइड अब डिफ्रेंशिएट करो, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे dx को भी रिप्लेस करना होगा, है कि नहीं। तो देखो वो dx को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा ज़रा बताइए, ये हो जाएगा 2x, और उसके बाद अच्छा किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, z के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ लिखेंगे हम dx/dz। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये हो जाएगा dx/dz और इन द राइट साइड z ही है, तो z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है वैल्यू, दिस इज 2x dx = dz। अब इसे एडवांटेज क्या हुआ कि हमारे पास न्यूमरेटर में x dx है, x × dx। तो यहाँ से मैं सिर्फ x dx को इधर रहने दूंगा, दिस इज x dx, एंड ऑन द राइट साइड दिस विल बी इक्वल टू 1/2, ये 2 नीचे आ गया और ये हो गया dz।
अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्स डी एक्स की जगह मैं इसको पुट करूँगा, दिस इज हाफ, ये हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, जेड मान लिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा जेड। और अब ये बड़ा आसान हो गया, हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, बचेगा क्या, सिर्फ डी जेड बाई जेड। और हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 बाई एक्स डी एक्स, यानी डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स, ये होता है ना। तो 1 बाई एक्स डी एक्स यानी डी एक्स बाई एक्स, यहाँ डी जेड बाई जेड है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, दिस इज लॉग जेड। आंसर इज हाफ लॉग मॉड जेड, यही आंसर है। लेकिन चूंकि हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो था इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो मेरा आंसर भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही होना चाहिए, इसलिए हमने जिस चीज़ को माना था यहाँ जेड, उसको फिर बैक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी आप रिप्लेस कर दो, जो चीज़ आपने माना उसको रिप्लेस कर दीजिए वापस, ताकि हमारा ओरिजिनल आंसर इन टर्म्स ऑफ गिवन जो आपका वेरिएबल्स है उसके टर्म में आंसर आ जाए। अब देखिए क्या हुआ, दिस इज हाफ लॉग जेड, हमने किसको माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा कंप्लीट आंसर। और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर दीजिए, प्लस सी, तो दिस इज द आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम एक्चुअली कहाँ पहुँचे, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए जिसका आंसर मुझे मालूम था, अल्टीमेटली आंसर मुझे मालूम हो गया यहाँ से। यही काम मुझे यहाँ भी करना होगा। एज इट इज़ आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कीजिए तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये सब कोई आंसर नहीं आने जा रहा डायरेक्ट। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा, कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि कोशिश ये करना चाहिए कि न्यूमरेटर आपका या डिनोमिनेटर मिला करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मानने जा रहा हूँ जेड। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें पता ही नहीं चलेगा किसको क्या मानना है, जाहिर सी बात है पता नहीं चलेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको कुछ आइडिया मिलता है कि अच्छा हाँ इस केस में ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। तो जाहिर बात है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैथ्स में आते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन फिजिक्स में कुछ बहुत ही वेल नोन रिलेशंस आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें घबराएगा नहीं बिल्कुल, कि ऐसा नहीं कि पूरा आपसे मैथ्स ही पूछेगा, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स में हल्का फुल्का एप्लीकेशन आता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एनीवेज अब देखिए ये हो गया, हमने मान लिया जेड। यहाँ हमने क्या किया था, जैसे हमने किसी चीज़ को एज्यूम किया था, मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स को रिप्लेस किया था जेड से। यहाँ भी वही काम कर रहा हूँ मैं, एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ जेड से। जब आप रिप्लेस करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ डी एक्स रहता है, डी एक्स को रिप्लेस करने के लिए मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ताकि वो टर्म आ जाए, ताकि आसानी से रिप्लेस कर दे। तो यहाँ भी वही काम करना होगा मुझे, यहाँ ठीक है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह तो आप जेड लिख दीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये जो डी एक्स आएगा उसको आप क्या करोगे, ठीक है, इसको भी रिप्लेस करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा, सही बात है। देखो रिप्लेस करके आ रहा हूँ मैं, अब इस रिप्लेस करने के क्या करना होता है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं जेड के टर्म में, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। और ये पूरी चीज़ हो गई डी एक्स बाई डी जेड, और राइट साइड में हो जाएगा जेड का डिफरेंशिएशन, जेड के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ से क्या आ रही वैल्यू, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ये वैल्यू आ गई। यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर मैं ओरिजिनल चीज़ को यहाँ लिखूंगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो तो डी जेड है, लेकिन यहाँ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो ये इसका माइनस डी जेड हो जाएगा सिंपली। फिर से समझिए, मुझे इतना आया है, इतना डी एक्स बराबर डी जेड, यहाँ जस्ट इसका उल्टा है, ये मैं इस पूरी जगह इस पूरे को हटा के मैं क्या लिखूंगा माइनस डी जेड, तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाला हूँ, ये होगा डी जेड, और डिवाइडेड बाई ये पूरी की चीज़ को क्या मान लिया हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने क्या माना है, जेड माना है, तो आप लिखिएगा जेड, हो गया। इसके बाद फिर वही चीज़ आ गई, डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, डी जेड बाई जेड क्या होगा लॉग जेड, दिस इज माइनस लॉग जेड, और जिसको आपने जेड माना है उसको रिप्लेस कर दीजिए। जेड आपने किसको माना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, तो दिस इज आंसर। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ इस साइड जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होगा मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ, और उसका जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में वो मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट।
और मुझे इसका एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक, सपोज कर लीजिए दिस एरिया इज़ रिक्वायर्ड। तो मैथमेटिक्स में उस एरिया को अगर किसी ग्राफ के अंदर का एरिया है एंड एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना है, मैं लिख दे रहा हूँ एरिया अंडर द ग्राफ, एकदम क्लियरली, मतलब कि जो लैंग्वेज होना चाहिए ना दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनिंग, इसलिए मैं क्लियरली लिखता हूँ सारी चीज़ें। एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ क्या ये है आपका ग्राफ ये, ठीक है, बिटवीन, ये बल्कि एरिया अंडर द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक x1 टू x2, मैं इस लाइन को x1 x2 मान रहा हूँ, ये लाइन x1 है और ये लाइन x2 है। ऑब्वियसली ये डिफरेंट इंटीग्रल है, यानी इसके अंदर का एरिया मुझे चाहिए। एरिया इज डिफाइंड कम्प्लीटली बिटवीन x1 टू x2 या फ्रॉम x1 टू x2 लिख सकते हैं आप। तो ये वैल्यू मिलती कैसे है, इस ये इंटीग्रेशन से आता है। दिस इज y dx, ऑब्वियसली y की जगह आप fx लिखोगे, वो दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ x, और ये लोअर लिमिट होगा x1 एंड अपर लिमिट विल बी x2। तो ये है एरिया, ठीक है, मैथमेटिक्स में। लेकिन इसी चीज़ को जब मैं अप्लाई करूँगा फिजिक्स में तो इस एरिया का मीनिंग बदलता जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था कि स्लोप, मैथमेटिक्स में स्लोप कहलाता है, लेकिन फिजिक्स में जब मैं इसे अप्लाई करता हूँ, xt ग्राफ का स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का स्लोप, ये सारे ग्राफ के स्लोप का मीनिंग अलग अलग है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल रहा था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको जर्क मिलेगा, वर्क और टाइम का ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो पावर मिलेगा। इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ा था। इसी हिसाब से यहाँ तो ये एरिया है, लेकिन फिजिक्स में यही एरिया अलग अलग चीज़ देगा डिपेंडिंग अपॉन दी ग्राफ्स, मैंने किससे किसके बीच में वो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है। तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, सपोज कर लीजिए आपके पास ग्राफ दिया जाए, सबसे पहले ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, क्लियर। तो इसका ग्राफ मुझे निकालना है, कोई लाइन आप ले लीजिए t1 और ये आप ले लोगे t2। ऑब्वियसली जो x एक्सिस पे x1 एक्सिस था, यहाँ ये टाइम एक्सिस है तो t1 t2 होगा। और इस ग्राफ का मैं नाम दे रहा हूँ v, यानी वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, और मुझे ये एरिया निकालना है। लेकिन ये एरिया तो निकाल लेंगे इस तरह से, लेकिन इस एरिया से मुझे मिलेगा क्या, आप ज़रा देखिए। इस एरिया को अगर आप देखोगे तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2, यानी t1 से t2 के बीच का एरिया लेना है। ऑब्वियसली ये सब डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो ये वैल्यू जो आएगी दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, v dt, जैसे यहाँ हमने लिखा था y dx, इसी तरह से ये हो जाएगा v dt एंड द लिमिट्स विल बी फ्रॉम t1 टू t2। ये एरिया आपने निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या देगा मुझे, तो आप वही दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो इसके हिसाब से आप देखो कि हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है dx बाई dt, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं dx को एक तरफ रहने दूँ तो ये हो जाएगा राइट साइड में, राइट साइड में ये हो जाएगा v dt, लिख सकते हैं dx इक्वल टू v dt, यहाँ से हो गया। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो मैं देखिए यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब जाहिर बात देखिए पार्टिकल जब x एक्सिस पे मूव कर रहा होगा तो कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी। एज्यूम कीजिए कि t1 टाइम पे, जो स्टार्टिंग टाइम है, t1 टाइम पे मान लीजिए कि पार्टिकल की पोजीशन थी x1 और t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x2 है। ये क्या आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे या सॉल्व करोगे तो इधर वैल्यू आएगी x2 माइनस x1, और राइट साइड में ये वही चीज़ है, एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये सारी चीज़ें। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू अल्टीमेटली आ क्या रही है, ये है चेंज इन पोजीशन, है ना भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये है आपका चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और हम लोग जानते हैं कि इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल गिव यू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल।
अब हम लोग आगे जब इसमें काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी पूरा ग्राफ पढ़ना बाकी है, तो वहाँ हम बताएंगे आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बाय डूइंग सम मैनिपुलेशन इन दिस कैलकुलेशन, ठीक है ना, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर कोई ऐसे आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हुआ होगा, उस केस में अगर आप एरिया निकाल लेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उससे क्या मिलने जा रहा है, तो आप सिर्फ एक ही आंसर दीजिएगा कि वी आर गोइंग टू गेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल। यानी आपने अगर एरिया निकाला तो इस एरिया की जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू द चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है बिल्कुल। तो ये था अभी आपका एक एप्लीकेशन बताया हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। इसी हिसाब से अगर आप देखो, मैं इसी में चेंज करता जा रहा हूँ। सपोज कर लीजिए, नहीं बल्कि मैं मिटा करूँ, ज़्यादा अच्छा मिटा देता हूँ। नेक्स्ट ग्राफ मैं ले रहा हूँ एटी ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें भी आप ऐसे कुछ ले लीजिए। सपोज करिए ग्राफ कुछ ऐसा है, इसमें भी मैं इनिशियल टाइम t1 और फाइनल टाइम कुछ t2 ले रहा हूँ। इसके अंदर का आप एरिया निकालोगे। इस एरिया को भी क्या लिखूंगा मैं, एरिया अंडर एटी ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2 है ना। मैथमेटिक्स हिसाब से कैसे लिखेंगे, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ फ्रॉम x1 टू x2, ये है y dx x1 टू x2। यहाँ क्या लिखेंगे, a dt है ना, y dx, यहाँ हो गया a dt। लिमिट से x1 टू x2, हमारा लिमिट क्या होगा t1 टू t2। तो आप देखिए ये t1 टू t2, राइट। अब इससे कुछ निकलेगा, यहाँ कुछ आएगा, लेकिन ये जो आएगा वो क्या चीज़ देगा, ये है क्या, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं उससे मुझे क्या मिलेगा फिजिक्स में। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए, एक्सेलरेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। मुझे निकालना है कि एक्चुअली ये चीज़ आ रही है तो क्या मिल रहा है वहाँ से। तो यहाँ से आप देखो, इसको अगर मैं d2 को इधर ले जाऊँ तो क्या लिखूंगा, a dt, और राइट साइड में है dv, ठीक है। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। कुछ लिमिट्स होगा, लिमिट्स क्या होगा कि दाई बजे की लिमिट्स किस तरह देते हैं, जो वेरिएबल होता है। इसमें वेरिएबल क्या है, टाइम, इसमें वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी आप v1 मान लीजिए, एंड t2 टाइम पे आप वेलोसिटी क्या मान लीजिए, v2। अब देखिए ये लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली वही चीज़ है जो यहाँ निकाला, यानी एरिया अंडर एटी ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2 क्या था, a dt t1 टू t2। यहाँ भी देखिए a dt t1 टू t2, लेकिन इसकी वैल्यू जो राइट साइड में आ रही है वैल्यू वो क्या है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट v2 माइनस v1, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो जो चीज़ मिलती है मुझे वो क्या मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब मैं यहाँ लिख दूँ इस क्वेश्चन की जगह कि व्हेन वी फाइंड आउट, वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, एरिया जब हम निकालेंगे तो उस एटी ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जब एरिया हम लोग निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो क्या चीज़ देगी मुझे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये था आपका एरिया टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है। तो मालूम हो गया है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल, ऑब्वियसली वो तो दिया रहेगा। इसी हिसाब से आपसे और सी सारी चीज़ें वो पूछ सकता है कि नहीं, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ क्या देने जा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। एक आध और मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी हिसाब से आप देखिए, सपोज के लिए कि हमारे पास ग्राफ दे दिया जाए पावर टाइम, इधर पावर रहेगा, इधर टाइम ग्राफ, इस तरह से। फिर मैं वही ले रहा हूँ t1 टू t2, ठीक है। मुझे एरिया निकालना है, इसी मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसी को तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके इस तरफ में मुझे एरिया चाहिए, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2। एरिया निकालते कैसे हैं, y dx x1 टू x2। यहाँ क्या होगा, p dt फ्रॉम t1 टू t2, ठीक है। हमने एरिया निकाल लिया। अब एरिया निकाला तो मुझे राइट साइड में मिलेगा क्या, एरिया की तो वैल्यू कुछ आ गई, लेकिन वो वैल्यू जो आई है वो क्या है, बेसिकली क्या स्टैंड करता है, किस चीज़ को डिनोट करता है वो। तो अब इसके लिए फिर समझिए, आप देखिए क्या होने जा रहा है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, कि किस रेट से वर्क डन हुआ है। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐसे ले आओ, pdt, राइट साइड में आप लिखिएगा dw,
ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज T1 टू T2, ठीक है। और राइट साइड में जब आप इंटीग्रेट करोगे जो भी, यानी आप स्टार्टिंग में 0 है सब उसके लिए ये वर्क डन, तो राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है दिस इज W इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। यानी T1 से T2 के बीच में जो आप पावर टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हो, तो वो उस एरिया से आपको क्या मिलेगा, उस टाइम इंटरवल में वर्क डन बाय द गिवन फोर्स। जिस फोर्स का भी आपने पावर निकाला है उसी फोर्स का वर्क डन आपको मिल जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, द एरिया अंडर द पावर टाइम ग्राफ गिव्स यू द वर्क डन। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फोर्स और टाइम ग्राफ ले लूँ कि फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो वो आपको देगा चेंज इन मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। एनीवेज चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि जिस तरह से स्लोप्स का मीनिंग डिफरेंट होता था फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट सेम है, dy by dx इज द स्लोप, राइट। वाई ग्राफ होगा तो dy by dx हमको स्लोप मिलेगा, मैथमेटिक्स में इसको स्लोप बोलते हैं। फिजिक्स में उसका मीनिंग अलग अलग ग्राफ के हिसाब से अलग लगा रहा था। उसी हिसाब से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द एरिया अंडर द गिवन ग्राफ। तो मैथमेटिक्स में वो एरिया कहलाता है, लेकिन उसी एरिया का मीनिंग यहाँ राइट साइड में लगातार बदलता जा रहा है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये मीनिंग आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। पावर टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन, है ना। आप निकाल रहे हैं एरिया ही, कंसेप्ट यही है बार बार, लेकिन उसका मीनिंग जो है फिजिक्स में वो लगातार चेंज होता रहता है। दैट डिपेंड्स अपॉन दी ग्राफ, किसके बीच आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट।